आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि दो चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी। एक तो आपको ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्ट पढ़ाया जाएगा, दूसरा आपको जो है वो एनिमल्स प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट पढ़ाया जाएगा। पहले हम ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्लांट वाला जो ट्रांसपोर्ट का टॉपिक है उसको लेंगे। चलिए ह्यूमन बीइंग में देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड है, क्योंकि आपके अंदर जैसे आप खाते हो खाना, तो आपका खाना खाने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड में जाता है, फिर ब्लड उसको लेकर के पूरी बॉडी के अंदर घूमता है। और इसी तरह जब आप रेस्पिरेशन में आपने जो गैसेस ली थी वो अभी आपकी लंग्स आपके ब्लड में डाल देता है ऑक्सीजन वगैरह, और उसको जो आपकी ब्लड है उसको ऑक्सीजन को लेकर के पूरी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उन तक पहुँचाता है, क्योंकि हर एक सेल को नीड होती है खाने की भी और ऑक्सीजन की भी, और उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको लाते हैं वापस उठा करके ब्लड वहीं से टिश्यू में से। अब यहाँ आपको जो है जानना है, देखो एक बात है, ये ब्लड जो है वैसे तो खुद से खुद तो चल नहीं सकता कि भाई अपने आप से चलता रहेगा, तो हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा ऑर्गन चाहिए जो कि उसको पूरा पुश करता रहे लगातार, मतलब आगे भेजता रहे लगातार, कॉन्टीन्यूसली वो वापस आता रहे चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हार्ट एक हमारे अंदर ऑर्गन होता है जिसका एक काम होता है कि जो आपका इसमें पंप करने का काम करता है, ठीक है ना। तो आपको हार्ट और ब्लड की कंपोजिशन हम थोड़ा शुरू यहाँ से करते हैं। शुरुआत में इन्होंने जरा सा बताया है कि भाई वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटीरियल इन आवर बॉडीज, एंड इन क्लास 9 वी हैव लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको पता है 9th क्लास में था कि ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा के अंदर आपका क्या होता है, सेल्स जो है सस्पेंडेड होकर पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ कंपोजिशन आप देख सकते हैं ब्लड की, इसमें आपको दिख रहा होगा कि भाई जो होल ब्लड है आपका ये, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है और एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक प्लाज्मा है, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा जो है आपका, उसके अंदर में आपको सारी भी जो घुलने वाली चीज़ें हैं, डिजॉल्व जो चीज़ें हैं वो इसमें होती हैं, जैसे अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीने, नाइट्रोजन वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस और एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजेन, ग्लोबुलिन। इस तरह की ये प्रोटीनें आपकी ब्लड क्लोटिंग में काम आती हैं तीनों, इस तरह, ठीक है। तो ये प्रोटीनें और ये सब चीज़ें जो आपके प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं दे आर सेल्यूलर पार्ट ऑफ द ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट उनको कहते हैं, जिसमें कि आपको WBC ल्यूकोसाइट मिलेंगी, RBC इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इनको WBC कहते हैं। तो WBC के फर्दर इतने टाइप होते हैं, देखो दो तरह की होते हैं, ग्रेन्यूल वाली, बिना ग्रेन्यूल वाली। ग्रेन्यूल वाली में फर्दर 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ये आपको अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से बचाती हैं, जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं उसमें जो लड़ाई का जो काम है, जो युद्ध करती हैं वो ये करती हैं, युद्ध करने का काम, खिलाफ, मतलब जो बाहर से आते हैं उनके खिलाफ। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का भी वही काम है। यानी WBC जो है आपकी ये वॉरियर्स हैं जो आपके शरीर में योद्धा की तरह काम करते हैं और आपके शरीर को बचाते हैं। दूसरे आपके RBC का काम आपका है ट्रांसपोर्ट करने का, मेन काम इसका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है ना। एक है प्लेटलेट जो है वो सेल तो नहीं होती, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनका काम आपका ब्लड क्लोटिंग में आपका इनका काम हम बताएंगे आपको। तो ये कुछ थी जो ब्लड की कंपोजिशन है। थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना कि प्लाज्मा क्या है, WBC में कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सब फर्दर देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया, यहाँ लिखा है आपकी बुक ने कि भी प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, प्लाज्मा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा, ठीक है ना, इन चीज़ों को। एंड ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द RBC। तो हमने कहा भाई RBC का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए पिछले हमने लास्ट रेस्पिरेशन वाले में हमने ये पढ़ा था कि भाई ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए इनके पास एक खास तरह का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना और ट्रांसपोर्ट करना। लिखा है मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। We thus need a pumping organ to push blood around the body.
a network of tube to reach all the tissue and a system in place of ensure that this network can be repaired if damaged। तो यहाँ क्या है, पूरी बॉडी में एक नेटवर्क जैसा, एक तो पूरा नेटवर्क फैला रहता है ब्लड वेसल्स का, और दूसरा एक पंप करने के लिए हार्ट होता है। और इसमें ऐसा भी होता है कि कहीं अगर मान लो ये सिस्टम में डैमेज कुछ हो जाए तो उस डैमेज से बचाने के लिए भी आपके पास में यहाँ चीज़ें होती हैं जो प्लेटलेट का काम है कि वो क्लोट बना देती हैं, क्लोटिंग कर देती है। इसके बाद चलते हैं हम अपने हार्ट वाले पोर्शन पर, जहां आप समझेंगे कि किस तरह से हार्ट आपका फंक्शन करता होता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी ने जरा सा एक फोटो बनाया है और बस यहाँ लिखा है आर पंप आर हार्ट, हमारा हार्ट जो कि हमारा पंपिंग ऑर्गन है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हार्ट के कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, और फिर हम ये समझेंगे कि भाई हार्ट में हमारा ब्लड जो है वो किस तरह से पंप होता है, कौन कौन से चैम्बर में कैसा ब्लड आता है। तो ये आप ध्यान से समझने की बात है, यही पूरा इसके टॉपिक का जो मेन बात है वो यही है, कैसे पंप होता है। तो एक बार यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम बना के दिखाएंगे आपको कि सीधा साधा आप कैसे समझ सकते हैं कि सिंपल में, फिर उसको हम डायग्रामेटिक भी देख लेंगे। देखिए अगर आपको कहें कि हम एक चैम्बर बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप मैमल्स हैं और मैमल्स के अंदर जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो हम यहाँ 4 चैम्बर जैसा एक बना लेते हैं, ठीक है। उन 4 चैम्बर्स में से जो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उनमें से 2 जो अपर चैम्बर होते हैं उनको हम एट्रियम कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो यहाँ हम लंग्स जैसा कुछ डिजाइन कर लेते हैं जरा सा, जिसमें कि 2 लंग्स होते हैं हमारे। दोनों लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन देना बॉडी में, ब्लड में। तो यहाँ हम लिख ऐसे, ठीक है। These are 2 lungs and these are the 4 chambers which are present in our heart, in which the upper one are called as atriums, ठीक है। अपर वन क्या है, एट्रियम है। तो मैं यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ लिखेंगे हम इधर भी एट्रियम, और ये वेंट्रिकल्स हैं। तो आपको पता ये ध्यान रखना है कि जैसे आप अगर पेंसिल से कॉपी पे सब देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि भाई इधर जो है जहाँ मेरा कर्सर है ये आपका राइट हैंड है और ये लेफ्ट है, जबकि आपको ध्यान रखना है कि ये किसी सामने वाले पर्सन का हार्ट है। तो सामने वाले पर्सन में ये आपका लेफ्ट एट्रियम होगा, ये आपका राइट एट्रियम होगा, ये आपका इसी तरह राइट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। 4 चैम्बर आपके हार्ट के होंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है इसमें कुछ ऐसे पाइप जैसा आकर के लगा होगा ऊपर से, ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसा जुड़ा होगा, कुछ इसमें जो है इधर नीचे से भी आया होगा। अगर हम कहें कि हमारी बॉडी में से इधर से एक और पाइप जैसी कुछ इधर इसमें आकर मिली है यूँ। और फिर यहाँ से देखते हैं लंग्स के अंदर से आपका जो लंग्स हैं आपके, इसके अंदर से आपके क्या आया है, यहाँ से भी कुछ पाइप जैसा यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। क्या लेकर के पहुँचेगा, देखो लंग्स जो होते हैं आपके उनका काम होता है कि वो ब्लड में आपके ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ये तो हमने भी पढ़ा था। तो जो ऑक्सीजन ऐड होगी वो आपकी हार्ट को पहुँचाई जाएगी लंग्स से, तो पहुँचाई तो जाएगी किसी ब्लड वेसल के थ्रू ही। तो ये हमारी ब्लड वेसल हैं जो कि यहाँ लंग्स से हार्ट को लेकर आ रही है। फिर हम देखेंगे यहाँ से हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे एक ब्लड वेसल हमारा जो है ब्लड को लेकर के बॉडी में जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इधर से हम फिर देखेंगे कि जो बॉडी से आया है हमारी ब्लड, उसको हार्ट आपका लंग्स के पास भेजता है। लंग्स के पास क्यों भेजा जाता है ब्लड, ये भी आपको पता है, क्योंकि लंग्स उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपका लंग्स के पास भेजा जाएगा इस तरह से। लंग्स का नाम जो आपका है उसको हम पल्मोन के नाम से भी बोलते हैं। लंग्स को हम क्या कहते हैं, पल्मोन कहते हैं। तो इसलिए जो पल्मोन को आने वाली वेसल है, पल्मोन से जाने वाली वेसल है, उनका नाम भी पल्मोन के नाम पर ही होगा, ठीक है। बात समझ आई। तो यहाँ पर आप देखो ये हमने कुछ बना दिया है एक फ्लो चार्ट टाइप का, इसमें हम कुछ चीज़ों के नाम लिख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहली चीज़ आप जान लें यहाँ पर कि ये जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल दिख रही है आपको, इसको हम कहते हैं आओर्टा। ये हमारी क्या है, आओर्टा है। ऊपर देखो लंग्स ये हैं, दीज आर द लंग्स,
ये लंग्स हैं, और लंग्स से आपका क्या हुआ होगा, लंग्स से आपकी ऑक्सीजन ऐड हुई होगी। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद क्या होगा कि वो जो ब्लड वेसल एक होगी वो उसको लेकर जाएगी ऊपर, तो और लेकर के जा रही है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा ये समझ में आ रहा होगा कि जो लंग से जो ऑक्सीजन जो ब्लड गया है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा होगा इस तरह से, ठीक है। ये ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम क्या है कि ये बॉडी में जाएगा और बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। अब यहाँ जो ब्लड वेसल इसको लेकर के आई है, जो ब्लड वेसल इसको यहाँ लेकर के पहुंची है, उस ब्लड वेसल को हम क्या कहेंगे, इसका नाम हम क्या कहेंगे, क्योंकि पल्मोन से आई है तो ये कैसी हुई, पल्मोनरी हुई। कैसी हुई, पल्मोनरी। और ये जो हमारी एट्रियम से जुड़ी हुई ब्लड वेसल्स होती हैं इनको हम वेन्स कहते हैं, तो ये पल्मोनरी वेन हुई हमारी। इसी तरह इधर वाली को जो ये वाली हैं, जो ब्लू वाली हैं, जो दूसरे एट्रियम में लगी हुई हैं, दीज आर वेना केवा, बड़ी वेन होती हैं ये, तो इसको कहेंगे हम सुपीरियर वेना केवा, वेना केवा। और नीचे वाली हमारी होगी इंफीरियर वेना केवा, तो इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई हमारा ब्लड जो है इधर तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किधर, इधर की साइड पे ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड होगा और यहाँ से भी ऑक्सीजनेटेड निकलेगा। इधर की साइड पे हमारा कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जिसमें बॉडी में से आएगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी उसके अंदर। ऐसा नहीं है ऑक्सीजन नहीं होगी, बिल्कुल ही ऑक्सीजन होगी पर वो कम होगी, और वो इसके थ्रू, ये जो आपकी ये जो आर्टरी है इसके थ्रू जा रहा है लंग्स को, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि लंग्स को जा रही है तो आपका सीधा सीधा आपको याद रखना है कि ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोन को जा रही है तो पल्मोनरी आर्टरी हुई। पल्मोनरी आर्टरी आपकी किस तरह का ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। इसके अंदर आपका जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। क्योंकि यार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन कौन देगा, लंग्स देगा, उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ये फिर एक पल्मोनरी वेन के थ्रू जा करके लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ इतनी बात आपको। तो इसमें अभी आपको क्या जानना है, अब आपको जानना है पंपिंग वगैरह कैसे होती है। तो दिस इज द पाथवे, आप केवल अभी तो पाथवे जान चुके हैं। पाथवे मतलब कैसा ब्लड कहाँ से आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम उसको राइट वेंट्रिकल में भेज देता है, और राइट वेंट्रिकल से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड कहाँ जाएगा, फिर वो लंग्स को जाएगा। देन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर बॉडी में जाता है मेन अओर्टा के थ्रू। ये जो मेन अओर्टा है इसके थ्रू, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो सेप्टम, जो दीवारें होती हैं, जैसे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है, जो सेप्टा है, ये इसको हम कहते हैं एट्रियो। एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा दीवार, ठीक है। इसमें आपको दो बीच में मैंने वॉल्व जैसा लगाई हैं, वॉल्व जैसी कुछ लगाई हैं। तो इनका वॉल्व्स का काम होता है कि ये ब्लड फ्लो को बैक नहीं होने देती। देखो आपको पता है कि जब बॉडी में ब्लड आगे पहुंच जाता है यहाँ से, जब यहाँ से ब्लड बॉडी में आगे जाएगा तो ऐसे टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट से आगे जाएगा ब्लड, मान लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से। तो यहाँ से जब ब्लड आगे जाएगा तो वो पंप भी करना पड़ेगा, यानी आपका जो क्या होगा, आपका जो ये वेंट्रिकल होंगे दबेंगे, और वेंट्रिकल दबेंगे तो ब्लड आपका आगे जाएगा इस तरह से। तो ऐसे में ये हो सकता है कि वेंट्रिकल के दबने से जो ब्लड है वो वापस एट्रियम में ना चला जाए। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ वॉल्व होती हैं, इनके नाम होते हैं वॉल्व के। तो ये वॉल्व क्या करती हैं कि वापस जाने नहीं देती ब्लड को, बैक फ्लो रोक देती हैं। तो यहाँ इसका नाम हम बताते हैं, जो लेफ्ट साइड वाली होती है इसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। लेफ्ट वाली का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, और जो आपकी राइट साइड वाली होती है इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो दो तरह की वॉल्व यहाँ लगी होती है जो कि आपकी बैक फ्लो को रोकती है। इसी तरह जब ब्लड आपका आगे जाता है तो यहाँ आपकी जो आर्टरीज हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी, मेन अओर्टा, इनमें भी कुछ वॉल्व लगी हुई है। इन वॉल्व का नाम होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व,
ये भी ब्लड को वापस वेंट्रिकल में नहीं जाने देती। जब वापस ब्लड वेंट्रिकल में जाना चाहेगा तो वो जाने नहीं देंगे, बैक फ्लो को रोकती है। तो यहाँ हार्ट में आपकी 4 तरह के वॉल्व हैं। देखो, सेमी ल्यूनर वॉल्व जो आपकी कहाँ लगी हुई है, आर्टरी के मुंह पर लगी हुई है यहाँ पर, और जो आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो आपकी बीच में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर मिलती है बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको समझ में आएगा कि ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट है वो किधर से किधर होता है, कैसे होता है। एक बार आप एक चीज और नेक्स्ट देखिए, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो डायग्राम आपके सामने हार्ट का है, तो इसमें हम चैम्बर्स को नाम देने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका जहाँ मैं लिख रहा हूँ ये राइट एट्रियम है आपका, दिस इज द राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में ये जो ऊपर से आ रही है ये आपका ब्लड लेकर आएगी डीऑक्सीजनेटेड। आपको सबको पता चल चुका है अब ये बात कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसके थ्रू आएगा यहाँ पर। इसको हम क्या कहेंगे, ये आपकी क्या कहलाएगी, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा लेकर आइए यहाँ पर ब्लड, और इसकी कहीं ओपनिंग जो है वो यहाँ पर होगी अंदर, इसके अंदर आपकी इसकी ओपनिंग होगी। यानी अगर आप इसके अंदर से देखें तो यहाँ इसकी कहीं ओपनिंग होगी। नीचे से आपकी इन्फीरियर वेना केवा आई है, उसकी ओपनिंग यहाँ पर होगी। ठीक है ना बात। तो इनसे क्या होगा, जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपका, उसको हम ब्लू कलर दे देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो वो आपका यहाँ कहीं भरा होगा इस तरह से, इसके अंदर से यहाँ। ठीक है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आया होगा बॉडी से, और वो यहाँ पर फिल हो गया होगा। ठीक है ना बात। यहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका नीचे भी आएगा, नीचे मतलब जो आपका ये नीचे वेंट्रिकल वाला पार्ट है इसके पास पहुंचेगा। यहाँ भी कैसा भरा होगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा। बात समझ आई। तो फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आपका इसके अंदर से, वेंट्रिकल है ना ये, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा। अब जब ये लंग्स को जाएगा तो लंग्स को जाने के लिए इसको कहाँ जाना होगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो भाई ये वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये आपका यहाँ से इसके थ्रू यहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है ना, यहाँ। तो ये आपकी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। इधर भी आपकी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है ये वाली, तो इसमें जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये कम से कम इतना ध्यान रखना है, पाथ इसका पता चल रहा होगा कि कैसे जाता है आपका ब्लड, वो भी डीऑक्सीनेटेड वाला। ठीक है ना। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका कहाँ से आया था, इधर सुपीरियर वेना केवा से आया था, नीचे से आपकी इन्फीरियर वेना केवा है। ये आपका ब्लड को लेकर के कहाँ आती है, यहाँ पर आती है। ये आपका क्या है, राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से ब्लड आपका फिर नीचे आएगा, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल जो है ये आपका ब्लड इसको कहाँ भेजेगा, आगे भेजेगा। ये आपकी क्या है, इसको हम कहते हैं आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी देखो, दो लंग्स हैं तो दो तरफ जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो ये आपकी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ लिख देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। ऊपर इधर फिर आप दूसरे तरफ से देखें, फिर लंग्स से जो ब्लड आएगा आपका वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएंगे आपकी पल्मोनरी वेन। तो ये दीज आर द पल्मोनरी वेन, जहाँ मैं ये रेड कलर कर रहा हूँ। तो ये पल्मोनरी वेन आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएंगी, और वो ब्लड का आपका कहाँ आएगा, यहाँ लेफ्ट एट्रियम के अंदर आपको दिखाई देगा। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, इसमें आपका कैसा ब्लड आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। फिर वो आपका लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे आएगा, यहाँ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में भरेगा। ठीक है। और फाइनली फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका बॉडी की तरफ जाता है, कहाँ को, कहाँ से होता है वो, अओर्टा के थ्रू होता है। तो दिस इज द पाथ ऑफ मेन अओर्टा। यहाँ से वो एंट्री करेगा इसके अंदर, मेन अओर्टा के अंदर। और ये पूरा जो है आपका ये मेन अओर्टा ऊपर जाके एक आर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। देखो, एक आर्क जैसा स्ट्रक्चर इसने बनाया है ऊपर जाकर के। ये इसी में से छोटी छोटी आर्टरी जा रही हैं जो बॉडी में आगे जाएंगी, कोई ब्रेन की तरफ जाएगी, कोई किसी और फोल्डिंग वाले पार्ट को जाएगी। तो इस तरह से आपका ये डिवाइडेड होता है। देखो, तो आपको समझ आ रहा है बात कि भाई किस तरह से हमारा डिवीजन हुआ है ब्लड का। तो यहाँ हमारा ये कैसा है, ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये जो ब्लड वाला है हमारा सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसके थ्रू आया है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया है आपका। कहाँ पर, यहाँ पर पहुंचा है पल्मोनरी वेन के। ठीक है ना। तो पल्मोनरी वेन आपकी लेकर के आई है इसको, कहाँ पर, यहाँ पर लेकर आई है।
और पल्मोनरी आर्टरी आपका कैसा ब्लड लेकर आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक चीज आपको नोट करनी होगी कि आर्क जो बना है, क्योंकि बॉडी में जा रहा है, ऊपर जो आर्क जैसा बना है ना, ओर्टा का गोला गोला बना है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक आर्क। सिस्टम को जा रहा है यहाँ से ब्लड, तो इसको हम कहेंगे सिस्टेमिक आर्क, इसको हम कहते होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि भाई ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो जो वॉल्व लगी हैं, ये वॉल्व यहाँ पर लगी हुई हैं, 2 वॉल्व, इनको राइट साइड वाली आपकी ट्राइकस्पिड है, ठीक है ना, और बाईं तरफ जो है वो आपकी बाइकस्पिड है। अगर आपके नाम नहीं याद होते तो इट्स नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आपको 10th क्लास में नाम नहीं याद करने इनके। अब यहाँ थोड़ा आप समझने की कोशिश करना है किस तरह पंपिंग कैसे होती है, कैसे पंप करते हैं। तो आपका जो ये आपका जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में यहाँ इस जगह पर जहाँ मैंने ब्लैक निशान लगाया है, यहाँ एक मसल होती है जो कि ऑटोमेटिकली लगातार क्या करती रहती है, रिदमिंग करती रहती है, मतलब करंट जनरेट करती रहती है। उसको हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। क्या कहते हैं? साइनोएट्रियल नोड। तो ये साइनोएट्रियल नोड जो है आपकी, साइनोएट्रियल नोड जो है आपकी, ये क्या करती है, ये एक लगातार करंट जो है जनरेट करती है। आप नीचे देख सकते हैं डायग्राम में, ये येलो कलर की साइनोएट्रियल नोड है, ये करंट जनरेट करती है। वो करंट जो है फिर आपका यहाँ एक और नोड होती है उसके पास पहुँचता है, उसको हम कहते हैं एवी नोड, ठीक है। और पूरे जो दीवारें जो होती हैं इनके एट्रियम की, इसमें आपका वो फैले रहते हैं इनके जो फाइबर होते हैं, और वो करंट जो है इनकी एट्रियम की दीवारों में भेजा जाता है, जिससे एट्रियम की दीवारें थोड़ी दबती हैं। एट्रियम की दीवारें दबने से जो एट्रियम के अंदर भरा हुआ ब्लड होता है वो नीचे आ जाता है वेंट्रिकल की साइड पे, ठीक है। ये बीच में जो वॉल्व है ये हमेशा खुली रहती हैं, तो ब्लड बस थोड़ा बहुत जरा सा वेंट्रिकल दबते हैं, बहुत ज़्यादा दबते नहीं है, और एट्रियम थोड़ी कम दबते हैं, कम करंट जनरेट होता है एट्रियम में। देखो आप देख रहे हो नीचे एट्रियम में फाइबर भी कम ही फैले हुए हैं, और जो सीधा ऐसे नोड से फाइबर एवी नोड आए हैं, फिर एवी नोड से वो आगे जा रहे हैं कहाँ, नीचे वेंट्रिकल में। तो आप देख रहे होंगे कि वेंट्रिकल की दीवारें अगर यहाँ होती तो वेंट्रिकल की दीवारों में, पूरी दीवारों में फाइबर जैसा फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो देख रहे हैं आप, वो कहाँ दिख रहे हैं आपको, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा है। तो ज़्यादा करंट, जो कॉन्ट्रैक्शन की जो ज़्यादा सूचना है, जिस करंट से जो ऐसे नोड करंट जनरेट करती है, उससे जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं हार्ट के लगातार, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जब यहाँ पहुँचती है नीचे वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल देखो ज़्यादा दिखा रखा है, ज़्यादा फाइबर, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा ही करंट जनरेट होता है, तो ज़्यादा बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिससे ब्लड जो है वो आपका बॉडी में जाता है। तो बॉडी में पहुंचाना होता है तो पूरा प्रेशर रहता है, अच्छे से दबते हैं वेंट्रिकल लेफ्ट वाला, ये बहुत अच्छे से दबते हैं। और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपका ब्लड जो है वो आगे इसमें जाएगा आर्क में, और फिर यहाँ से वो अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुँचा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑटो रिदमिकली लगातार 1 मिनट में 72 टाइम, 72 टाइम आपका जो ऐसे नोड है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। उससे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी एवी नोड को जाती है, फिर एवी नोड से इन्फॉर्मेशन आपकी नीचे वेंट्रिकल्स की दीवारों में जाती है थ्रू द बंडल ऑफ हिस। तो आपको याद नहीं करना है नाम कुछ भी, आपको बस समझना है प्रोसेस क्या है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, बंडल ऑफ हिस से नीचे पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ये करंट पहुंचा देते हैं वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल दबते हैं, तो आप यहाँ फील करने की कोशिश करना कि जब वेंट्रिकल दबेंगे आपके, तो वेंट्रिकल दबने से ब्लड जो है आपका एट्रियम में भी वापस भाग सकता है ना। भाई वापस आपका ब्लड मान लो एट्रियम की तरफ जाने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मान लो इधर ही भाग जाए उल्टा। तो जब वेंट्रिकल आपके दबते हैं तो ये वॉल्व जो आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं आपकी, ये वॉल्व आपकी वो हो जाती हैं, बंद कर देती हैं आपकी वॉल्व किसको, इसको बीच वाले पार्ट को, और जिससे ब्लड आपका फिर कहाँ जाएगा, आर्टरीज में जाएगा। तो दोनों तरफ की आर्टरीज में जाता है, लंग्स वाली पल्मोनरी आर्टरी में भी जाएगा, यहाँ से आपका लंग्स वाली में जाएगा, ये ब्लैक निशान जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से आपका जाएगा मेन अवोर्टा में जब आपके वेंट्रिकल दबेंगे। और ये साइकिल लगातार चलती रहती है, वेंट्रिकल दबते हैं, फिर वेंट्रिकल फैलते हैं, फिर करंट आता है, फिर एट्रियम दबते हैं, ब्लड ऊपर से नीचे आता है, फिर वेंट्रिकल दबते हैं, फिर ब्लड आगे जाता है। तो यहाँ जब ब्लड आपका वेंट्रिकल दबेंगे तो जब आपका ब्लड ऊपर जाएगा, आर्टरीज में ऊपर की साइड जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब वेंट्रिकल आपके फैलेंगे तो ब्लड आपका वापस आ जाए,
ये भी हो सकता है कि ब्लड आपका वापस से नीचे आ जाए। बात समझ आई? तो ब्लड आपका वापस ना आए तो इसके लिए यहाँ पर वॉल्व लगी हुई है, यहाँ पर वॉल्व लगी है, इनको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व का जो काम होता है वो ब्लड को वापस ना आने देना होता है, ब्लड वापस नीचे वेंट्रिकल में ना आए। फिर वेंट्रिकल आपके फैलते हैं तो बीच की जो वॉल्व है फिर खुल जाती हैं और ऊपर जो ब्लड है एट्रियम में वो फिर से नीचे आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह का पंपिंग प्रोसेस है। तो आपको होप ये आपको आ ही गया होगा समझ में। फिर लास्ट हम आपकी बुक में देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है इन्होंने, वहाँ चलते हैं। यहाँ आपकी बुक ने दिखा है भाई कि देखो ये लिखा है कि आर पंप द हार्ट, जो हमारा पंप है जिसको हम हार्ट कहते हैं, लिखा है कि द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ बिग एट आवर फेस। तो हमारी जितनी मुट्ठी होती है हाथ की उतना बड़ा हमारा ये होता है, जितनी हमारी फिस्ट होती है उतना बड़ा साइज का ये होता है। एंड because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। तो ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं जिससे हमारा जो हार्ट है वो आपस में, जिसमें ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। तो फिर वो लंग्स के पास पहुंचाया जाता है जिससे उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी लंग्स में चले जाए और उधर से जो ऑक्सीजन है वो इधर आ जाए। लिखा है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आपका हार्ट के पास आ जाए, इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब लंग्स को जाए पहले, फिर लंग्स से जो है वो आपका कहाँ पे आए, उसमें आए, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट में आए वापस से। तो हमारे में क्या होता है, 2 बारी घूम फिर के 2 बार से ब्लड हमारा हार्ट में आता है। यहाँ लिखा है कि दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर अओर्टा जो होती है उसको बॉडी में आगे भेज देती है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं, लिखा है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होगा वो आपका लंग्स से कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। एक सेकेंड है, तो यहाँ रख लेते हैं बराबर। तो जो यहाँ लिखा है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। थिन वॉल्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। एट्रियम की जो दीवारें होती हैं पतली होती हैं क्योंकि उनमें प्रेशर ज़्यादा बनता ही नहीं है, उन्हें आगे थोड़े भेजना है बॉडी में, तो वहाँ थिन वॉल्ड होती हैं। लिखा है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम ये है आपका, यहाँ पर इसमें आपका कैसा ब्लड आएगा, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं उनके थ्रू पल्मोनरी वेन्स आपके लेकर के आएंगी लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। फिर लिखा है द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता होता है, ब्लड उसमें बढ़ता रहेगा। लेफ्ट एट्रियम फैल रहा होता है, ब्लड इसमें आता रहेगा लगातार। इधर से एरो लगे हैं जिधर से लेफ्ट पल्मोनरी वेन से। राइट पल्मोनरी वेन्स यानी लंग्स से 2-4 वेन, लंग्स से 4 वेन आपकी खुलती हैं यहाँ पर, उनसे ब्लड आएगा। फिर लिखा है कि वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स सो द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल फैलता है तो ब्लड ऊपर से नीचे आता है, इस तरह से आप देख रहे हैं एरो लगा है, ये यहाँ पर आएगा। बीच में आपकी वॉल्व है, ये वॉल्व खुली रहती है। फिर आपका लिखा है यहाँ पर कि देन कॉन्ट्रैक्ट्स, तब आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। सॉरी, लिखा है कि वेंट्रिकल रिलैक्स सो द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आपका कहाँ भेजा जाएगा, मेन अओर्टा में जाएगा, इसमें जाएगा बड़ी वाली अओर्टा में और आगे बॉडी में भेज दिया जाएगा। दिस इज द अओर्टा हियर यू कैन सी, इसके अंदर गया है ब्लड यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपका ब्लड फिर आगे अलग अलग बॉडी पार्ट में चला जाएगा जब आपका वेंट्रिकल दबेगा लेफ्ट वाला। इसी तरह जब आपका राइट वाला वेंट्रिकल दबेगा तो ब्लड आपका कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, यहाँ से यूं, ये आपको दिख रहा होगा आराम से, यहाँ से रास्ता बना के इसमें आएगा इधर, ठीक है। और यहाँ वॉल्व होती है, मैंने आपको बताया था, यहाँ सेमी ल्यूनर वॉल्व होती है, ये इस तरह लिखा ना, आवर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व यहाँ पर होगी, तो ये वापस नहीं आने देती। जब आपके वेंट्रिकल फैलेंगे तो ब्लड आपका वापस ना नीचे आ जाए, तो यहाँ पर जो वॉल्व होती है उसको आने से रोकती है नीचे। फिर लिखा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो अपर चैम्बर में राइट में आता है, यहाँ वेना केवा से। एंड लिखा है कि the right atrium and it relax as the right atrium contract
द कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट। जब ऊपर दबता है एट्रियम तो नीचे वाला फैल रहा होता है, नीचे ब्लड आ जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप टू द लंग फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि जो आपका राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड जो है वो लंग्स को जाएगा ऑक्सीजन को लेने के लिए। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द एट्रिया डू। तो ध्यान रखना कि यहाँ जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, करंट इनमें ज़्यादा पहुँचता है। आपने पीछे अभी देखा ज़्यादा फाइबर होते हैं वेंट्रिकल की दीवारों में। लिखा है वॉल्व जो होती हैं, आपको वॉल्व के बताया नाम मैंने, लिखा है वॉल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट। तो जो ब्लड होता है आपका वापस अपने चैम्बर में दोबारा ना जाए, इसको बचाती हैं आपकी वॉल्व जो होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान रखना डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा यहाँ, यहाँ ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। और ये वेना केवा है आपकी, जो वेना केवा का काम क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाने का है। सुपीरियर ऊपर से लाती है, इन्फीरियर नीचे से लाती है, राइट एट्रियम है, ठीक है। तो इस तरह का एक शेप डायग्राम आप बना सकते हैं। होप आसान से ही आसान है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना बार बार। तो यहाँ के बाद नेक्स्ट आपके जो दिया गया है नीचे वो दिया गया है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन यानी 2 बार आपका ब्लड जो है वो आपके हार्ट में आता है, जब मिक्स नहीं होता प्रॉपर आपस में, क्योंकि हमारे अंदर 4 चैम्बर होते हैं। नीचे इन्होंने अलग अलग तरह का बताया, फिश के अंदर कैसा होता है और हमारे अंदर कैसा होता है, रेप्टाइल्स में कैसा होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जो ये डबल सर्कुलेशन का पाथवे किस तरह से वर्क करता होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स, ये वाला पार्ट इसका देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ये वैसे बताया इन्होंने कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, ये समझाया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक बार पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको तीनों तरह का बताता हूँ। फिश में कैसे होता है, रेप्टाइल में कैसे होता है, क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल्स, इनमें कैसे होता है। जिनमें 2 चैम्बर होते हैं, जिनमें 2 चैम्बर का हार्ट होता है, उनमें फिशेस में कैसे होगा, मोस्ट रेप्टाइल्स में कैसे होगा, और क्रोकोडाइल, बर्ड वगैरह में कैसे होगा। तो इनमें तो मिक्स हो जाता है। एक बार यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। तो जो ये सेपरेशन होता है, हमारे में 4 चैम्बर होते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि भाई ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने नहीं देता आपस में, दोनों को, ठीक है, सेपरेट करके रखता है। यहाँ लिखा है कि सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और इस तरह का जो सेपरेशन है वो, इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से आता है लंग्स में, और वहाँ वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, टू द बॉडी। एंड दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाईली एनर्जी नीड, जैसे कि बर्ड्स और मैमल, हमारे अंदर हाई एनर्जी नीड्स होती हैं, तो इसलिए हमारे अंदर इस तरह का 4 चैम्बर मिलते हैं, और हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल मिलता नहीं है आपस में कहीं भी, और डबल सर्कुलेशन मिलता है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए है कि हमारी एनर्जी नीड्स ज़्यादा है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तभी हमारा कुछ होगा, तभी हमारे एटीपी ज़्यादा बनेंगे। आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाया था मैंने कि जितने ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन जाती है उतना ज़्यादा ही आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ लिखा है कि इन एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। तो देखो ध्यान समझना कि जो आपके ऐसे होते हैं लाइक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, और जिनमें जो कि आपके जिनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जिनका बाहर से सराउंडिंग के साथ कम या ज़्यादा होता रहता है, तो हमारा तो टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ कम या ज़्यादा नहीं होता, हमारा तो जैसे जितना है उतना ही रहता है। चाहे आप बहुत ठंड में चले जाएँ, चाहे आप बहुत गर्मी में रहें, तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। तो हमारी एनर्जी डिमांड ज़्यादा है, हमें मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एनर्जी, लेकिन जिनको मेंटेन नहीं करना होता अपना बॉडी टेम्परेचर, जो कि कोल्ड ब्लडेड आपके होते हैं, जैसे कि एम्फीबियन, मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। तो इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स कर जाता है, तो ये उसको टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप यहाँ डायग्राम में देखो, पहले फिश का देख लो। देखो फिश में क्या है, आपको ध्यान रखना है कि फिश के हार्ट के अंदर
जो ब्लड आता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं आएगा। और फिश के हार्ट में देखो दो ही चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। एट्रियम से डीऑक्सीजन, जो ब्लू ब्लू कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड है, जो रेड कलर है वो ऑक्सीजनेटेड है। तो आपका जो ब्लू कलर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका बॉडी से फिश के आता है हार्ट में, और हार्ट इसको पंप करता है गिल्स में, और फिर गिल्स में से वो ब्लड ऑक्सीजन लेकर के बॉडी के अन्य पार्ट में चला जाता है, दोबारा हार्ट में नहीं आता। ये फिश का है। लेकिन जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं उनमें ऐसा होता है कि वेंट्रिकल जो होता है वो एक ही होता है और एट्रियम होते हैं दो। तो यहाँ पार्शियली ऐसा है कि चैम्बर बनने की कोशिश हो रही थी, फिर पूरे चैम्बर 4 नहीं बन पाए रेप्टाइल्स में, वो हमारे अंदर आकर के 4 चैम्बर हुए हैं बर्ड्स में और हम में। इनमें भी एक जो क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर हो जाते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर भी। तो जब 4 चैम्बर हो जाएंगे तो सेपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि जो इनका वेंट्रिकल होता है वो एक होता है, और एक वेंट्रिकल होने की वजह से इनका जो ब्लड है वो नीचे जो है मिक्स हो जाता है। तो इनकी बॉडी में जो सप्लाई जाती है ब्लड की वो मिक्स ब्लड की जाती है, ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जाएगी। तो इनकी इसका मतलब बॉडी में इनकी ऑक्सीजन कम पहुंचती है, और इनकी ऑक्सीजन की डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि हमारी डिमांड ज़्यादा है। हमें ज़्यादा एटीपी बनाने होते हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए। नेक्स्ट है थर्ड, हमारे क्रोकोडाइल्स में भी और बर्ड में भी और हम में 4 चैम्बर होते हैं। तो हमारा तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है ना। यहाँ एक बार देखिए थ्योरी में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर। तो भाई ब्लड जो है आपका पंप करके गिल्स में पहुंचता है और वहां जा करके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। एंड दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी। दोबारा देखो क्या लिखा है कि ब्लड गोज ओनली वंस, यानी कि फिश में बेचारी में हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड जाता है, एक ही बार जाता है, पर उसके बाद वो सीधा वहां से गिल्स में भेज दिया जाता है, वहां से ऑक्सीजन लेकर के वो आगे जाएगा। फिर लिखा है कि थ्रू द हार्ट द फिश ड्यूरिंग द वन साइकिल एंड ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। एंड इट इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। तो हमारे में हार्ट में 2 बार आता है, इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तुम्हारे में कैसे हो रहा है। आर्टरी जो अओर्टा, बड़ी अओर्टा होती है, उससे आपका ब्लड जो है बड़ी अओर्टा से आपका बॉडी में जाएगा, और बॉडी से फिर वो आपका जो है टिश्यूज़ में पहुंचेगा। टिश्यू में वो जा करके कैपिलरी में से उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी। कैपिलरीज बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है ना। बॉडी में जो कैपिलरीज होती है, मतलब जो सबसे पतले ब्लड के पाइप होते हैं, वेसल्स होती हैं, उनको कहते हैं। उनमें से एक्सचेंज होकर O2 बाहर निकल जाएगी और CO2 उसमें वापस चली जाएगी। तो उसके बाद वो क्या बन जाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे वेन्यूल्स होते हैं, फिर वो वेन्यूल्स मिल करके बड़ी वेन बनाते हैं, और वेन्स मिल करके फिर वेना केवा बनाएगी, फिर वो दोबारा हार्ट में आएगी। तो ये डबल सर्कुलेशन है। अगर आपसे पूछा तो आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ब्लड प्रेशर को। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका वो वेंट्रिकल होता है, वो भी उसमें भी वेंट्रिकल में भी मैंने आपको कहा था जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो आपकी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसकी जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा थिक वॉल होती हैं वो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की होती हैं। तो जब वो आपका वेंट्रिकल दबता है तो ब्लड जो है आपका बड़ी अओर्टा में जाता है आगे और फिर बॉडी में पहुंचता है। उस टाइम पर आपकी जो प्रेशर रहता है बॉडी के अंदर, उस टाइम का जो प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, दबना, वेंट्रिकल का जो दबना है, कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल। और जो आपका रिलैक्सेशन होता है, जब आपके वेंट्रिकल फैलते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सिस्टोल, दूसरा होता है डायस्टोल। तो जब आपके वेंट्रिकल दबते हैं तो उस समय जो आपकी ब्लड की जो आर्टरीज होती है उनमें जो प्रेशर रहता है, आर्टरीज में जो प्रेशर रहता है, दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। वेन्स में जाते जाते प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो जब का वेंट्रिकल आपका दबेगा तो उस समय जो आपकी आर्टरीज में प्रेशर रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि वो 120 mmHg होता है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब वेंट्रिकल आपका फैलता है तो आर्टरीज में प्रेशर कम हो जाता है, उस टाइम पर जो आपका प्रेशर होगा वो आपका 80 mmHg होता है, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं।
और अगर आपका मान लो प्रेशर 120 से 140 होता है या फिर 80 से ज़्यादा हो जाता है, 90 हो जाए या फिर कम हो जाए, मान लो 120 की जगह 100 हो जाए, तो हम बोलते हैं हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, हाइपर टेंशन यानी बीपी बढ़ा हुआ है तो वो 140 या 150 या और ज़्यादा हो रखा होगा। ठीक है ना, ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब आपकी जो आर्टरीज होती हैं उनका जो अंदर की कैविटी है वो और छोटी हो जाए। आप जैसे किसी जो पाइप से पानी कहीं दे रहे हो तो आप देखेंगे कि भाई पाइप से पानी देते टाइम अगर आप पाइप को आगे से दबा लोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसे, पाइप जो आपका है वो हो जाएगा, मतलब आपके प्रेशर बढ़ जाएगा उसके अंदर। ठीक है ना, तो जैसे ल्यूमेन अगर नैरो कर दोगे अगर तो फिर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ देखो लिखा क्या है कि द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी इन द वेन्स। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, द सिस्टोलिक प्रेशर, और जो फैलने के समय पर होता है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर रिलैक्सेशन, उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। एंड द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 120। भाई ये नॉर्मल वाली रेंज आपको याद रखनी है, 120 और 80 वाली। ठीक है, इसमें नीचे डायग्राम में देखो क्या लिखा है। एचजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एचजी का मतलब देखो जो प्रेशर नापते हैं ना वो पारे का प्रेशर नापते हैं, मरकरी का प्रेशर नापा जाता है। वो आपके जो बीपी की मशीन में भरा रहता है ना, वो सिल्वर सा जो, उसको मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो उसका प्रेशर देखा जाता है। तो यहाँ मरकरी है एचजी का मतलब ना। यहाँ लिखा है कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपसे इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछेंगे कि भाई कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसको नापते हैं, तो आप बताएंगे स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज द हाइपरटेंशन। ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। ध्यान रखना, आर्टेरियोल जो आपके आर्टरी के आगे के पतले हिस्से होते हैं, जब आर्टरी डिवाइड हो जाती है तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से प्रेशर बढ़ जाता है, तब आपका हाइपरटेंशन होता है। इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आर्टरी जो है वो रप्चर कर जाए, फट जाए। ठीक है, रप्चर कर जाती है तो फिर क्लोटिंग होती है। क्लोटिंग हम आपको बताएंगे आगे कि क्लोटिंग कैसे होती है। नेक्स्ट पार्ट आपका जो दिया है वो ट्यूब्स दिए हैं, ब्लड वेसल्स की जो ट्यूब होती हैं वो बताइए। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में आराम से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर आप एक आर्टरी को काट कर देखते हैं और अगर आप एक वेन को काट कर देखते हैं तो आपको दोनों में ही फर्क दिख रहा होगा। वेन के अंदर देखो कैविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ल्यूमेन इसकी, तो जब ज़्यादा बड़ी कैविटी होती है तो प्रेशर तो आपको पता ही होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और आर्टरीज जो है आपकी, इनकी कैविटी देखो नैरो कैविटी है तो प्रेशर कम रहेगा। यहाँ आप आर्टरी में देख सकते हो, आर्टरी की दीवार में इनवॉलेंट्री मसल्स बहुत ज़्यादा हैं। इनवॉलेंट्री मसल ऐसी मसल होती हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ये आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं करती। कई बार ये किसी टेंशन में, एक कोई घटना होने से, किसी भी ऐसी बात से एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो अगर इनमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप सोचो आर्टरी का जो साइज़ है वो और छोटा, अंदर से कैविटी छोटी हो जाएगी। छोटी कैविटी में ब्लड और प्रेशर से चलेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो कई बार जो होती हैं आगे वाली पतली जो आपकी पतली लाइनिंग्स वाली आर्टेरियोल वगैरह होती हैं वो फट भी जाती हैं। उसके फटने से जो है आपका क्लोट बनते हैं। ठीक है, जैसे किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो इनके फटने से बन जाते हैं। कई बार जो ब्लड का क्लोट होता है वो ब्लड के साथ ही पूरे बॉडी में टहलता रहता है, फिर वो छोटी जगहों पे जाकर फंस भी जाता है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई आपकी आर्टरी जो है ये थोड़ी ल्यूमेन कम है और मसल वेन की ल्यूमेन जो है ज़्यादा है, प्रेशर कम होगा। खास बात यह है कि जो आपकी वेन्स होती हैं, क्योंकि वेन आपकी बॉडी में ब्लड को वापस हार्ट में लाती हैं, कम प्रेशर पे लाती हैं। तो जब आपका ब्लड वेन्स में ऊपर चढ़ रहा होता है, जब ऐसा होगा कि भाई आपका ब्लड जो है वेन्स में ऊपर जा रहा होगा तो उसको यहाँ पर पूरी दीवारों में इसकी वॉल्व मिलेंगी। उन वॉल्व का काम होता है कि जब ब्लड आपका ऊपर जाता होता है, इस तरह से ऊपर जाता होता है, तो ये आपके ब्लड को वापस नहीं आने देती। जैसे ही ब्लड आपको जरा सा झटका लग के ऊपर को चढ़ेगा तो वैसे ही फिर क्या होगा, नीचे वापस अगर ब्लड, क्योंकि पीछे से प्रेशर आएगा, देखो पीछे मतलब काफ़ी दूर से अगर प्रेशर बना हो तो फिर वो आगे आते आते ढीला ही हो जाएगा। तो ऐसे वेन में प्रेशर कम होता है तो इसी वेन की दीवारों में आपको वॉल्व मिलेंगी ताकि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में आगे आगे जाए, पीछे वापस ना आए। आर्टरीज की दीवारों में आपको इस तरह की कोई वॉल्व देखने को नहीं मिलती है। तो एक बार थ्योरी में देख लो क्या लिखा है। लिखा है आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। Since the blood emerges from the heart under the high pressure,
द आर्टरी है, तो ये पूछते हैं आर्टरी की थिक और इलास्टिक वॉल होती है, ठीक है। वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इनटू बैक टू हार्ट एंड दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। तो ठीक है ना, तो ब्लड आपका प्रेशर में नहीं होता है क्योंकि थिक वॉल होती ही नहीं है वहाँ पर, हाँ समझे। तो थिक वॉल की जरूरत ही नहीं क्योंकि वहाँ प्रेशर ही नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है कि दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज ऑफ द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर। फिर लिखा है कि इंस्टीड दे हैव वॉल दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन, किसी ऑर्गन पर पहुंचने के बाद आर्टरी आपकी डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होकर के बना देगी आपकी स्मॉलर वेसल्स, उनको कहते हैं आर्टेरियोल्स। फिर आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड होकर के कैपिलरीज बनाती हैं। तो यहाँ लिखा है कि द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल विच आर 1 सेल थिक। तो सबसे जो छोटी होती है कैपिलरीज जो होती है, देखो यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा आर्टरी है, आर्टरी ने डिवाइड हो गया, आर्टेरियोल बनाई और फिर टिश्यू में पहुँच करके क्या बन गया, कैपिलरी बन गया। जब टिश्यू में पहुँचा तो कैपिलरी बन चुका है। अब आपका जो कैपिलरी है भाई, वो कैपिलरी में से टिश्यू में चीज़ें एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी CO2 इधर निकल जाएगी, CO2 चली जाएगी, CO2 जाएगी तो फिर ये कैपिलरी आपकी ब्लू दिखाई है इधर वाली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर। और फिर ये वेन्यूल बनाएंगी, वेन्यूल से फिर आपकी वेन बनेगी, वेन फिर आपकी वेना कैवा बनेगी। तो इस तरह से टिश्यू में जाकर के आर्टरी, देखो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि पाइप जो है वो बीच में रुक गया, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। आर्टेरियोल से फिर वेन बन जाएंगी, वेन घूम कर फिर आर्ट में आएंगे और ये लगातार चलता रहता है। ध्यान रखना कैपिलरी की दीवार जो है वो 1 सेल थिक होती है, सिंगल सेल थिक होती है, बहुत मोटी नहीं होती है, एक्सचेंज होना होता है इसलिए। फिर लिखा है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल एंड द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ द टिश्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का क्या काम होता है भाई, प्लेटलेट का काम आपका होता है कि अगर कहीं पर मान लो आपका ब्लड पाइप फट जाए, मान लो वेसल फट जाए, तो उसका क्लोट बनाने का जो काम होता है वो आपका किसका होता है, इसका होता है, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट आपकी ब्लड क्लोटिंग में काम करती हैं, कहीं कट लग जाता है तो क्लोट बनाती हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ट्यूब विल लीक एंड थिंक अबाउट सिचुएशन when we are injured and start bleeding, naturally the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to loss of pressure. जब लीक हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, in which would reduce the efficiency of the, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है वो आपकी पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। कह रहे टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए जो प्लेटलेट होती हैं वो आपकी इधर उधर घूमती रहती हैं, वो क्या करती हैं, जहां भी कट लगा होता है उसको प्लग करके बंद कर देती हैं और वहां पर क्लोट बना देती हैं, ठीक है ना, इंजरी पॉइंट पर। तो एक बार देख लो कि इंजरी पॉइंट पर किस तरह से प्लग बनाया जाता है, जरा सा आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ऐसा होता है कि जहां कट लगता है, कट लगने वाली जगह पर, जिस जगह पर कट लगता है उस जगह पर, जो कट लगने वाली जगह होती है वहां पर आपके कुछ फैक्टर्स, प्लेटलेट खुद होती है वहां पर। देखिए येलो कलर की प्लेटलेट्स हैं, ये दीज आर द प्लेटलेट्स, ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करती हैं। वो फैक्टर्स जो हैं आपके ब्लड में, प्लाज्मा के अंदर पहले से पाए जाने वाली कुछ प्रोटीन, आपको ये बिल्कुल नहीं याद करना आपके, ठीक है, समझना है बस। आपके ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन्स जो होती हैं, उनको वो फैक्टर जो प्लेटलेट ने बनाए हैं वो फैक्टर उनको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर थ्रोम्बिन फर्दर एक और प्रोटीन जो आपकी फाइब्रिनोजन जिसको हम कहते हैं, फाइब्रिनोजन नाम की जो प्रोटीन होती है, इसको फिर आपका थ्रोम्बिन कन्वर्ट करके फाइब्रिन बना देता है। और ये फाइब्रिन जो है जाल जैसा, जहाँ भी कट लगा होता है वहाँ जाल बना देगी एक पूरा, जैसे आप देख रहे हो इस तरह से जाल बुन देगी एक उस जगह पर, ऐसे 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 कुछ। तो जिससे क्या होगा, उस जाल के अंदर जो फाइब्रिन का जाल है, उस जाल के अंदर आपकी RBC जो आपकी रेड ब्लड कार्पस्कल सेल्स हैं वो बाहर निकलना चाह रही होंगी, तो उसके अंदर फंस जाती हैं जाल के अंदर, और ये आपकी जो प्लेटलेट्स हैं ये भी उसको हेल्प करती हैं वहाँ पर, और एक क्लोट बन जाता है, ब्लड क्लोट बन जाएगा, और फिर आपका यहाँ से ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो प्लेटलेट का देखिए कितना अच्छा रोल है कि प्लेटलेट ये क्लोटिंग फैक्टर्स बनाती हैं, ये क्लोटिंग फैक्टर फिर इन प्रोटीनों को, ये प्रोटीन जो है, इस तरह की जो प्रोटीन है आपके ब्लड में हमेशा ही टहलती रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं हमेशा ही, ठीक है। तो बस होता ये है कि ये एक्टिवेट कर, जब कट लगता है तभी ये कुछ सेल्स होती हैं यहाँ पर, हम ज़्यादा जान नहीं सकते, बच्चे हो आप अभी,
तो वो सेल्स इन फैक्टर्स को और फैक्टर्स रिलीज करती हैं जा, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, क्लोटिंग हो जाती है। तो आप कम से कम इतना फाइब्रिनोजन फाइब्रिन नाम याद रखें, अगर आपसे रखा जा रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर लिखा है लिम्फ। तो लिम्फ एक अलग तरह का ब्लड के अलावा जो दूसरा एक और फ्लूइड होता है आपकी बॉडी में, ब्लड के पैरेलल जो चलने वाला फ्लूइड पाइप है वो लिम्फ के वेसल्स होते हैं। तो अगर आपका हम ये कहें कि अगर आपके ब्लड के अंदर से ही, मान लो ये ब्लड का पाइप है आपका, इसके अंदर से कुछ चीज़ें छन के प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा और छोटी मोटी चीज़ें, छोटी प्रोटीनें और वो निकल के इससे बाहर आ जाएं, तो बाहर टिश्यू होगा, यहाँ बाहर टिश्यू होगा, तो टिश्यू में आ जाएगा अगर ब्लड का प्लाज्मा निकल के यहाँ पर, तो वो टिश्यू फ्लूइड बनाएगा। टिश्यूज़ के बीच में जो फ्लूइड होता है उसका फॉर्मेशन ऐसे ही होता है कि ब्लड के अंदर से प्लाज्मा निकल के बाहर आ जाता है, एंड दैट विल फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड। क्या बनाता है, टिश्यू फ्लूइड बनाता है यहाँ पर। अब होगा ये कि जो टिश्यू फ्लूइड है आपका भाई मेरे, वो ज़्यादा प्लाज्मा निकल जाएगा ब्लड का, तो ऐसे तो ब्लड ही कम हो जाएगा। तो होता ये है कि ये निकलता क्यों है कि ब्लड की कंसंट्रेशन को समान बनाए रखना होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा नहीं होता। तो इसके पैरेलल आपके ब्लड के इधर एक पाइप दूसरे चलते रहते हैं जिनको कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं ये आपकी उसको उठा लेती हैं इधर से, और यहाँ जब वो इसमें आ जाता है तब वो बन जाता है लिम्फ। और फाइनली बाद में ये लिम्फ को ले जा करके डालेंगी ब्लड में ही, मतलब ये समझो कि फालतू का जो होगा वो बाहर आएगा, फिर लिम्फ बन जाएगा, और लिम्फ जो है जा करके दोबारा से ब्लड में ही ऐड हो जाएगा, ऐसा है। और आप देखेंगे यहाँ बराबर में आप देख रहे हैं डायग्राम में, इस तरह से पूरी बॉडी में ये है, जहाँ तक कि टॉन्सिल्स हैं, थाइमस ग्लैंड हैं, ये सारी लिम्फेटिक का सिस्टम का हिस्सा है। इसमें मेन चीज़ जो है डार्क डार्क डॉट 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 लगे हुए हैं, दीज आर लिम्फ नोड्स। तो अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन है और किसी तरह का इन्फेक्शन है तो आपके बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो बाहर आते हैं, उनको फिर लिम्फ नोड पे, मतलब ये लिम्फ नोड जो है एक तरह से आप समझो, जैसे आप आजकल सुन रहे होंगे एंटीबॉडी, तो आपकी जो एंटीबॉडी हैं वो आपके बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को कहाँ पर पकड़ेंगी, कहाँ पर उनको किल किया जाएगा, तो वो साइट जो होती है उनको कहते हैं लिम्फ नोड्स। क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड जो है युद्ध क्षेत्र है एक तरह से, आप ये समझो, यहाँ पर उनको फंसा कर पेला जाएगा जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे। और ये पूरा सिस्टम आपके ब्लड के पैरेलल चलता रहता है। ज़्यादा देखो, ज़्यादा जो है ये आपको यहाँ पर जॉइंट्स के यहाँ पर मिलेगा आपको बोन, ठीक है, बोन के पास। स्प्लीन भी आपका इसका हिस्सा है लिम्फेटिक सिस्टम का, और आपके इंटेस्टाइन के अंदर पेयर्स पैचेस होते हैं, वो भी हिस्सा होते हैं, आपको जानना नहीं है ये सब। तो कुछ इस तरह से सिस्टम ये काम करता है। ज़्यादा ध्यान रखना, प्रोटेक्शन का काम इसका बॉडी के इसका ये है, मतलब लिम्फ में आपके लिम्फ नोड जो है यही मेन चीज़ है। तो एक बार थ्योरी में देखो क्या लिखा है, फिर उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है कि देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन, एंड दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द पोर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो भाई यही तो हमने बताया कि भाई कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा निकल करके बाहर आ जाता है, और बाहर निकला हुआ जो प्लाज्मा होता है वो आपका क्या कहलाएगा, लिम्फ कहलाएगा, मतलब टिश्यू फ्लूइड कहलाएगा, या फिर उसी को ही क्या कह रहे हैं, लिम्फ कह रहे हैं, वही लिम्फ है। एंड इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। तो प्लाज्मा के सिमिलर होता है, बस ये होता है कि प्लाज्मा की बड़ी बड़ी प्रोटीनें तो बाहर निकल के नहीं आएंगी, छोटी मोटी निकल जाएंगी, और लेस प्रोटीन होती हैं, होता है प्लाज्मा ही है एक तरह से। फिर लिखा है लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज में डलता है लिम्फ फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस, यानी टिश्यूज़ के बीच में से निकल के वहाँ जाता है, टिश्यू फ्लूइड से उसमें जाएगा। फिर लिखा है विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, और लिम्फेटिक वेसल मिल के बड़ी लिम्फ वेसल बनाते हैं। फाइनली जा करके वो कहाँ गिरता है, लार्जर वेन्स। तो ये ध्यान रखना कि फाइनली लिम्फ आपका जा करके लार्जर वेन में गिरेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। तो ये मैंने आपको डाइजेशन में बताया था, डाइजेशन के टाइम पर बताया था कि भैया ऐसा है, आपके द्वारा खाया गया खाना जो एब्जॉर्ब होता है, वो खाना आपका जो होता है वो सारा का सारा ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन फैट्स आपकी लिम्फ में एब्जॉर्ब होती हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। फैट आपकी डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाती हैं, फैट आपकी लिम्फ में जाती हैं। एंड ड्रेन एक्सिस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये ज़्यादा फ्लूइड जो होता है फालतू का, उसको वापस से ब्लड में डाल देता है, ठीक है ना। तो ये था आपका लिम्फ, और ये यहाँ तक का जो था आपका ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है ना।
तो इसके बाद का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।